Very good morning. Very good morning. Good morning, all of you. Good morning. Good morning, sir. Very good morning. Morning, sir. Very good morning. आज हम इस क्लास का रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। यूट्यूब लाइव भी जा रहा है। हम लिंक भी भेज देंगे आप लोग को। Good morning, sir. वेरी I गुड am मॉर्निंग। Manu. हेलो Good morning, sir. I am Manu. मन्नू। ओके, गुड मॉर्निंग मन्नू। मिथिला यूनिवर्सिटी से कितने लोग आए हैं? मैं सर विकास। विकास, I अच्छा। am Munat Kabir from LNMU. ओके, गुड। मैं सर विकास। हाँ हाँ, विकास तुमको पहचान रहे हैं, तुम हो। हाँ, दो ही हो अभी तक LNMU से। एक एरम होगी। सर एक मैं भी हूँ विपुल कुमार। कौन? LNMU डिस्टेंस से। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल। कौन बैच के हो तुम? MSc कौन बैच के हो? फर्स्ट बैच है सर। 18-20? 18-20। अच्छा अच्छा, जी। हाँ। हाँ अरविंद जी, क्लास शुरू किया जाए क्या? यस सर। ठीक है। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ। I am here in continuation in the last class of Excel introduction. We shall proceed on the advanced features and the various facility available in the Excel. But before going on
to learn the different advanced techniques and methodology and the facility available in the Excel, I would like to recapitulate, to revise the things last class in which we have learned certain fundamental things. But before going on that, I will prefer, if you have any query, any questions, any clarification of the last class, then I will go further. If you have any प्रॉब्लम, कोई तरह का कोई कन्फ्यूजन रह गया हो क्लास में या रिवीजन करने में कोई परेशानी हुई होगी, दैट वी शैल डिस्कस अपॉन दैट लास्ट क्लास में. कोई दिक्कत हो कोई बात नहीं है, तो है, नहीं तो नोट करके रखिए, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग. पिछले क्लास में हम लोगों ने मेरा प्रेजेंटेशन, हाँ बताइए. हाँ आनंद जी बताइए. हाँ यस. सर जैसे आप बताएं तो मैजिकल फॉर्मूला में रीड करता हूँ, उसमें जब एलिमेंट का नाम डालते हैं सीरियल तो फिर वो रिपीट नहीं करता है. क्या चीज़ डालते हैं तो एलिमेंट्स का नाम डालते हैं सीरीज से. गुड. तो फिर हाँ, ऐसा है कि एक्सेल में उतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंटली सारे चीज़ को कवर अप नहीं किया गया है. कॉमन पीपल के लिए कॉमन डेटा जो सीरियल में है, डेट है, सीरियल नंबर है, डे है, मंथ है, ये सब चीज़ है. लेकिन आप अगर चाहते हैं कि हमारा कुछ सीरीज ऑफ डाटा है जो यूजुअली कई जगह हमको उसको ड्रैग करके करना है, तो वो भी प्रोविज़न है. एक अलग से एक्सेल शीट में सारे डेटा को एंट्री कर लीजिए और बता दीजिए इसको तो मैजिक में जोड़ लो, तो वो जोड़ लेगा जब कभी आप अपने कंप्यूटर पे उस एक्सेल में काम करेंगे. मीन्स देयर इज ए लिमिटेशंस ऑफ मैजिक कॉर्नर्स ड्रैग प्रोविजंस. देयर आर लिमिटेशंस ऑफ डाटा. ऑल टाइप ऑफ डाटा विल नॉट कम देयर. ओनली सर्टेन common data which is usually used in the day-to-day life, that will only appear. और कोई है क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू. हम लोग पिछले क्लास में देखा था कि एक्सेल सॉफ्टवेयर जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है या डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का नहीं है, शीट प्रिपरेशन का है, वर्कशीट प्रिपरेशन का है. डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए हमारे वर्ड प्रोसेसर है, MS वर्ड है, जो हम लोग डॉक्यूमेंट पेज में डाटा को एंट्री करते हैं, टाइप करते हैं, तरह तरह का फ़ोटो पिक्चर डालते हैं. एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जिसमें कि हम लोग डेटा डालते हैं ऑर्गेनाइज वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, और उस डेटा का डिफरेंट तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं. स्टैटिकल एनालिसिस के लिए, ग्राफ में, टेबुलर फॉर्म में डाटा रखने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए. यह स्प्रेडशीट में जो डेटा रखा जाता है, तो एक सेल में एक ही तरह के डेटा रखा जा सकता है. डेटा बहुत तरह का होता है. एक्सेल में बेसिकली न्यूमेरिक डाटा, कैरेक्टर डाटा, डेट एंड टाइप डाटा, यह डेटा का यूज़ ज़्यादा होता है. या इसके अलावा अगर आप जानते हैं तो एक डेटा होता है फोटो टाइप डाटा, साउंड टाइप डाटा, मूवी टाइप डाटा. ये सभी डेटा है. वो डेटा को हम लोग लिंक करके यहाँ डालते हैं, लेकिन उसका यूज़ हमारे फ़िलहाल अभी नहीं है इस क्लास में. जब कोई भी सेल में डाटा डालते हैं, एक प्राइमरी यूनिट एक्सेल का है वो है सेल. एक सेल में एक ही तरह के डाटा डालते हैं. अगर एक सेल में मिक्स टाइप डाटा डाल दीजिए, नंबर और टेक्स्ट मिला के, तो वो सब को एक्सेल कन्वर्ट कर देता है टेक्सचुअल डाटा में, कैरेक्टर टाइप के डाटा में. हमने यह भी देखा था लास्ट क्लास में कि जो सेल होते हैं वह सेल अरेंज होते हैं कॉलम में और रो में, और जिस पर ये अरेंज रहते हैं वो वर्कशीट कहलाता है. हर एक वर्कशीट का एक नेम होता है जो सीट नेम कहलाता है, जो नीचे लिखा रहता है. हम पूरे को सीट को और भी ऐड कर सकते हैं और सीट को आगे पीछे भी कर सकते हैं. हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था
कि एक्सेल जैसे और भी सॉफ्टवेयर हैं, और जैसे पुराने ज़माने में 1 2 3 लोटस हुआ करता था, या आजकल के ज़माने ने गूगल ऑनलाइन एक एक्सेल डाले हुए है जिसका नाम रखा हुआ है गूगल शीट। वो ऑनलाइन आप गूगल शीट पर भी काम कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो सेल है वो अरेंज है कॉलम एंड रो में, और पूरा सेल जो पूरे डाटा है वो वर्कशीट कहलाते हैं, और जो फाइल सेव होता है सब शीट मिला के उसको हम लोग वर्क बुक कहते हैं। हमने पिछली क्लास में यह भी देखा था कि जब कोई भी हम डेटा एंट्री करते हैं तो उसमें कई तरह के कैलकुलेशन करने के लिए हमको रेंज का प्रोविज़न होता है। हर एक सेल का एक सेल एड्रेस होता है, और सेल जब कभी डाटा एंट्री करते हैं तो वो किसी एड्रेस को शो करता है, और सेल एड्रेस उसके कॉलम नेम एंड रो नंबर से डिनोट करता है। किस सेल में एंट्री हो रहा है वो सेल का एक खास प्रकार का सेल एड्रेस होगा, और वो सेल एड्रेस से हम पता करते हैं कहाँ एंट्री हो रहा है। हमने भी देखा था पिछली क्लास में ग्रुप ऑफ सेल्स रेंज कहलाता है, और रेंज का जो सबसे अपर लेफ्ट मोस्ट पोर्शन वाला सेल और राइट सबसे एक्सट्रीम राइट वाले डाउन वाले पॉइंट के बीच में जो डेटा होते हैं वह रेंज ऑफ डाटा कहलाता है। रेंज ऑफ डाटा को डिनोट करने के लिए फर्स्ट सेल और लास्ट सेल के बीच में कोलोन लगाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। डेटा को सेट करने के लिए हम कीबोर्ड के कर्सर से भी और माउस के पॉइंटर से भी ड्रैग करके पकड़ सकते हैं ग्रुप ऑफ डाटा को। ग्रुप ऑफ डाटा को ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकते हैं, और कट पेस्ट भी कर सकते हैं। जब कभी भी कोई एक्सेल का डाटा कट पेस्ट करते हैं तो अगर सिंपल टेक्स्ट है, अगर पिक्चर है, डेटा है, डेट नंबर है, तब तो कोई विशेष बात नहीं है, जैसा आप कट पेस्ट करेंगे चला जाएगा। लेकिन रियलिटी में जब एक्सेल में हम डेटा एंट्री करते हैं तो बहुत हम कंपैरेटिव सेल का डेटा को इंडिकेट करते हैं, उसको फार्मूला लिखते हैं, सेल के एड्रेस बेस्ड कई तरह के कैलकुलेशन करते हैं। वैसे अवस्था में जब कोई फार्मूला लिखा हुआ हो या किसी तरह का सेल एड्रेस का रेफरेंस लिखा हुआ हो, उसको कट पेस्ट करते हैं तो उसमें सेल एड्रेस भी चेंज कर जाता है। उसको हम लोग टेक्निक को सीखेंगे अभी कैसे किया जाता है। या एक्सेल में जो कई तरह के टिप्स हैं जो हम कुछ अभी एग्जाम्पल आपको देख के समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर हमको शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करना है। पहले हम लोग आज देखें कि एक्सेल में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैलकुलेशन बहुत तरह का हो सकता है। सिंपल जोड़ घटाव गुना भाग सम हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है। दो ग्रुप ऑफ डाटा का हम स्टैट कैलकुलेशन से सिग्निफिकेंस टेस्ट कर सकते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट कर सकते हैं, कई तरह के एडवांस कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यही नहीं, कोई भी काम करने के लिए हमको एडवांस मैथमेटिकल फार्मूला भी राइटिंग कर सकते हैं। फिजिक्स के कई तरह के कॉम्प्लेक्स डाटा को भी हम लोग फार्मूला बेस्ड बना के डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग अभी पूरा फोकस करेंगे हम लोग कि एक्सेल में फार्मूला राइटिंग कैसे करते हैं, सिंपल टेबल बना के हम कैसे उसका जोड़ निकालते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ फंडामेंटल चीज़ सीखेंगे। एक्सेल के सेल में अगर कोई भी फार्मूला राइटिंग करते हैं, कैलकुलेशन मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, तो उस सेल में सबसे पहला लेटर, पहला कैरेक्टर है वह इज इक्वल टू है, इक्वल टू का साइन लिखते हैं। मीन्स अगर सेल में ABCD से कोई शुरू करें, 1 2 3 से शुरू करें तो वह टेक्स्ट या नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर शुरू करें पहला लेटर इज इक्वल टू का, बराबर का साइन देके, तो वो फार्मूला आप राइटिंग कर रहे हैं। फार्मूला कैसे लिखते हैं? जैसे से सिंपल कि हमको 4 + 5 को जोड़ के पता करना है, तो किसी भी एक्सेल शीट में आप पहले इजकल टू लिखिए, 4 लिखिए, +5 लिखिए, तो आप देखेंगे कि लिखने वक्त दिखाई पड़ेगा +4 इजकल टू 4 + 5। जैसे ही कीबोर्ड का एंटर की दबाएंगे तो उस सेल में जिसमें आपने लिखा है इजकल टू 4 + 5 वो नहीं दिखाई पड़ेगा, फार्मूला नहीं दिखाई पड़ेगा, फार्मूला का रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। ध्यान देना है, जब कभी भी हम फार्मूला राइटिंग करते हैं
तो शुरू का लेटर इक्वल टू होता है, उसके बाद हम फार्मूला लिखते हैं, सिंपल फार्मूला या लंबा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला। वह फार्मूला अपीयर नहीं होगा, फार्मूला की जगह पर उसका रिजल्ट अपीयर होगा। वह फार्मूला को राइटिंग करने के तरीके हम लोग सीखेंगे कैसे अभी लिखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग जो फार्मूला लिखते हैं मैथमेटिकल फार्मूला, तो उसमें हम लोग साइन इस्तेमाल करते हैं, प्लस का, माइनस का, गुणा का, भागा का। यहाँ पर वो सिंबल जो है कीबोर्ड में हमारे भागा का साइन नहीं है। वो भागा का साइन अगर है भी तो भागा वाला काम नहीं करता है, डिवीजन वाला काम नहीं करता है। उसके बाद गुणा का जो छोटा एक्स जैसा होता है वह नहीं है। उसकी जगह पर जोड़ के लिए तो जोड़ है, घटाव के लिए तो घटाव है, और गुणा करने के लिए एस्ट्रिक है, स्टार साइन है, जो कि कीबोर्ड का शिफ्ट 8 पे होता है। उसी तरीके से भाग का साइन नहीं है। भाग साइन करने के लिए हमको स्लैश, राइट स्लैश जो टेढ़ी लकीर होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा टू दी पॉइंट लिखना है, 10 टू दी पावर 2 लिखना है। फार्मूला में दिखाई नहीं पड़े, अगर इक्वल टू 10 टू दी पावर 2 लिखना है तो 10 टू दी पावर की 2 इक्वल टू हो जाएगा 100। जैसे ही आप लिखेंगे किसी सेल में इक्वल टू 10 टू दी पावर 2 और जैसे ही इंटर करेंगे तो वो 100 दिखाई पड़ेगा। तो टू दी पावर लिखने के लिए एक साइन है जो कैरेट साइन कहलाता है, और वह कैरेट साइन जो है वह 6 पर है, कीबोर्ड के 6 पर है। तो कैरेट का साइन टू दी पावर के लिए, प्लस माइनस तो है ही, भागा के लिए स्लैश और गुना के लिए एस्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग जब बच्चे में पढ़ते थे 7th 8th 9th क्लास में, कि जब फार्मूला लिखते थे तो छोटी ब्रैकेट, मझौला ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट प्रेफरेंस डालते थे फार्मूला में, कि ब्रैकेट वाला काम पहले होगा, रिजल्ट होके फिर वह गुना होगा दूसरे से, वो पूरा करके तब मझौला ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में लिखते थे। कैलकुलेट करने का तरीका, या होल टू दी पावर स्क्वायर निकालना है, या होल बटे ये लिखना हो, तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स फार्मूला को एक्सेल ने क्या किया है, बड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया है। इसमें छोटे ब्रैकेट जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस जो है वो सिंगुलर टर्म है, अब पैरेंथेसिस SES प्लूरल है। पैरेंथेसिस स्टार्ट, पैरेंथेसिस क्लोज, पैरेंथेसिस दोनों छोटी ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं, और कर्ली ब्रैकेट को ब्रेस कहा जाता है, और बड़ी ब्रैकेट को ब्रैकेट कहा जाता है। फार्मूला में सिर्फ छोटी ब्रैकेट मीन्स पैरेंथेसिस ही इस्तेमाल होता है, मझौला ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट नहीं लिखा जाता। वो लिखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा, फार्मूला गलत, फार्मूला का एक्सेप्ट ही नहीं करेगा एक्सेल। और ये छोटी ब्रैकेट को रिपीटेडली लिख सकते हैं, जैसे छोटी ब्रैकेट से कोई फार्मूला लिख दिया, बाद में होल टू दी पावर गुने 3 है और उसके होल बटे 4 है, तो 2 पैरेंथेस 3 पैरेंथेस लिख के फार्मूला लिखा जा सकता है। हम एग्जाम्पल से करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो मैथमेटिकल जो सिंबल है उसको कहा जाता है ऑपरेटर्स। जितने भी मैथमेटिकल फार्मूला में जो सिंबल हैं उसका टर्म है, टेक्निकल टर्म है, कंप्यूटर वाले इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेटर। और जिस पर वो कैलकुलेट करेगा, जैसे 5 + 4 लिखा तो 4 है ऑपरेटर, अब 5 और 4 जो है वह ऑपरेंड। यह जो प्लस का साइन है ऑपरेटर, वह ऑपरेट करता है ऑपरेंड पर। फार्मूला में आप लिखेंगे तो ऑपरेटर एंड ऑपरेंड का एक खास रूल से लिखा जाता है। रूल अगर वाइड हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो कैलकुलेशन का रिजल्ट एरर वाला आ जाएगा। वह फार्मूला आप सभी जानते हैं। आप जानते हैं बोर्डमैस रूल का नियम। बोर्डमैस रूल में क्या होता है, कई तरह का ऑपरेटर लगा रहता है, तो कौन पहले काम करेगा, बाद में कौन काम करेगा। प्लस भी है, गुना भी है, तो पहले गुना वाला ऑपरेटर पहले काम करेगा, भागा वाला पहले काम करेगा। तो बोर्डमैस रूल के हिसाब से यहाँ भी कैलकुलेशन होता है। अगर फार्मूला में लिख दें अगर ये प्लस माइनस गुना भाग ये सब चीज़, तो सबसे पहले भागा वाला काम, फिर गुना वाला काम, फिर वो जोड़ वाला काम, फिर घटा वाला काम,
सबसे पहले पैरेंथेसिस के भीतर का काम, जो फार्मूला राइटिंग कर दिया जाता है उसमें कई ऑपरेटर एंड ऑपरेंड है, तो सब एक बार एक के बाद कैलकुलेशन करके वह रिजल्ट निकालता है। और वो कैलकुलेशन का नियम जो है वह बोर्ड मैथ रूल जो होते हैं, ब्रैकेट बी से ब्रैकेट ओ से, किसी को पता है बोर्ड मैथ का फुल फॉर्म? बोर्ड मैथ का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ राइट, गुड, सबट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो इतना ऑपरेटर्स है, बी ओ डी एम ए एस, ये सब ऑपरेटर है। अब वो ऑपरेटर का प्रायोरिटीज़ है, पहले कौन काम करेगा, ब्रैकेट काम करेगा, ऑफ गुना भाग ऑफ करेगा, वो जो रूल है वो रूल इस्तेमाल होता है फार्मूला में। अगर कई ऑपरेटर एंड ऑपरेंड है तो बोर्ड मैथ रूल से हम लोग भी अगर हिसाब किताब करते हैं, अगर जोड़ घटा गुना भाग करते हैं तो बोर्ड मैथ रूल यूज़ करते हैं अपने कॉपी पेन पर कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ पर जब कि फार्मूला परफेक्ट राइटिंग हो जाएगा तो इमीडिएटली वह रिजल्ट आ जाता है, समय नहीं लगता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। हमने पहला रूल बताया, फार्मूला राइटिंग करने में हम इक्वल टू से शुरू करेंगे और फार्मूला राइटिंग करेंगे। फार्मूला में दो तरह के चीज़ होते हैं, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स होते हैं मैथमेटिकल सिंबल, एंड ऑपरेंड होते हैं जिस पर वो गुना करना है, जैसे नंबर को कैलकुलेट करना है तो नंबर जितने लिखेंगे वो सब हो जाएंगे ऑपरेंड, और फार्मूला प्लस मैच हो जाएगा ऑपरेटर्स। एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप कोई नंबर लिख रहे हैं ऑपरेंड, तो वह सेल एड्रेस भी हो सकता, वो सेल एड्रेस भी हो जाएगा। ये अगर 5 लिखें, 5 + 7 लिख रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 5 आप लिखे हुए हैं A2 में, 7 लिखे हुए हैं A3 में, तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू A3 + A7। A3 में जो है, A7 में जो है, उसको यहाँ पर डिस्प्ले करो जोड़ के। तो ऑपरेंड या तो हो सकता है एक नंबर डेटा, या हो सकता है सेल एड्रेस, जिस सेल एड्रेस पर डेटा रखा हुआ हो। तो फार्मूला जब राइटिंग करते हैं तो ये सब चीज़ पर ध्यान देते हैं। सिंबल ऑफ मल्टीप्लिसिटी डिवीज़न यहाँ पर लिख दिया है हमने एक स्लाइड में कि सिंबल जो है सो गुना का क्या है, भाग का क्या है, पैरेंथेसिस का क्या है, टू दी पावर का कैरेट क्या है, और मिडिल ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट जिसको ब्रेसेस और ब्रैकेट कहते हैं वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह फार्मूला को इररिलेवेंट गलत बता देगा। हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है इक्वल टू A1 + A2। इसका मीनिंग हो गया कि अब यह चीज़, यह फार्मूला किसी सेल में लिखेंगे, A1 A2 को छोड़ के कहीं और लिख रहे हैं, A7 लिख रहे हैं या B3 में कहीं लिख रहे हैं, जिस जगह पर हम लिखेंगे इक्वल टू A1 + A2 और जैसे ही इंटर करेंगे तो A1 में जो डाटा है और A2 में जो डाटा है उसको जोड़ के उस सेल में लिखेगा जिस सेल में हम यहाँ पर राइटिंग कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है इक्वल टू पैरेंथेस 12 + 3.4 पैरेंथेस क्लोज डिवाइड बाई 4। पैरेंथेस का काम पहले कर लो, पहले 12 को 3.4 को जोड़ लो और जो वैल्यू आएगा उसे 4 से भाग दे दो और वह रिजल्ट एक्सेल में शो करो जिस सेल पे हम लिखेंगे। फिर उसके नीचे उसने लिखा हुआ है B3 × 12.5। B3 में जो डाटा है उसको 12.5 से गुना करके डिस्प्ले करो। और अगर गौर से देखेंगे तो ऐसे वैसे कई तरह के फार्मूला लेफ़्ट साइड में लिखे हुए हैं। जैसे ये सब फार्मूला लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है सेल और डेटा को जोड़कर। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको हमने अभी हाईलाइट किया था, इक्वल टू, कोई पढ़ के बताया हमने क्या लिखा है वहाँ पर? स्क्वायर रूट थोड़े लिखा हुआ है, लिखा हुआ है SQRT, और स्क्वायर रूट नहीं लिखा हुआ है। अगर आप स्क्वायर रूट लिखेंगे तो एक्सेल नहीं समझ पाएगा। वो एक्सेल में हमारे बहुत तरह के हमारे पास बना बनाया फंक्शंस हैं। फंक्शन क्या होते हैं? छोटा प्रोग्राम है। वो छोटा प्रोग्राम जो है वह इनकॉर्पोरेट किया गया है।
जैसे यहाँ पर SQRT एक छोटा सा प्रोग्राम है जो स्क्वायर रूट कन्वर्ट करके देता है। ऐसे ऐसे बहुत तरह के बनाए हमारे पास फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए ईजियर मेथड बना के रखे गए हैं, जिसको टेक्निकली कहा जाता है फंक्शंस। देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस इन द एक्सेल। और फंक्शन सिर्फ मैथमेटिकल के लिए नहीं है, बहुत डेटा के लिए है। जैसे आपको कैपिटल्स लेटर, मान लीजिए कि एक्सेल में सबका नाम लिख रहे हैं, लिखने वक्त आप ध्यान नहीं दिया कि स्मॉल लेटर लिख दिया, कोई कैपिटल लेटर लिख दिया, किसी में सब पूरा स्मॉल लिख दिया। आपको बाद में ख्याल आया तो टाइप तो पूरा कर लिए, हमको तो सबको कैपिटल में लिखना था। बस एक कमांड से एक फार्मूला आप लिख दीजिए, अपर इजकल टू अपर, और सेल का एड्रेस लिख दीजिए। सारे के सारे डेटा जो एक बार में पूरा अपर केस में मीन्स कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। उसी प्रकार से हमको अगर मिक्स्ड लिखना है, हमको हर एक 2-4 वर्ड का नाम है, जैसे कृष्णा कुमार साहू, तो कृष्णा का के कैपिटल, कुमार का के कैपिटल, साहू का एस कैपिटल, और सब स्मॉल करना हो तो आप लिखने वक्त नहीं ध्यान दिए, पूरा स्मॉल में लिख दिए, पूरा आप कैपिटल में लिख दिए, मिक्स्ड कर दिए। एक बार एक्सेल को कहें कि यहाँ पर रखे गए डेटा जो है वह फार्मूला यूज़ करो, प्रॉपर ढंग से अरेंज कर दो। तो एक फंक्शन है प्रॉपर इजकल टू प्रॉपर, और सेल का एड्रेस लिखेंगे, उस सेल में जो भी लिखा हो प्रॉपर तरीके से चेंज कर देगा। इसी प्रकार से स्टैटिस्टिकली टेक्स्ट के डाटा, हमारे मैथमेटिक्स के डाटा, कई तरह के डाटा, डेट टाइप के डाटा, हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। कई तरह के डाटा को फंक्शन के सहारे हम डाटा को इजी वे में कैलकुलेट कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, मैथमेटिकली रिजल्ट निकाल देते हैं, स्टैटिस्टिकल स्टेट निकाल देते हैं। जैसे हमको पूरा का ग्रुप ऑफ डाटा को हमको निकालना है जोड़ के, तो कौन जोड़ेगा इजकल टू प्लस ये प्लस ये प्लस ये, लिखेंगे इजकल टू सम, और उस रेंज का डाटा लिख देंगे। उस रेंज में जितने डाटा है सम निकाल देगा। लिखेंगे उसमें इजकल टू हाईएस्ट, कई तरह का फंक्शंस है, इसके ग्रुप ऑफ डाटा को हाईएस्ट निकाल दो कौन सा है, रेंज बता दो, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन बता दो। तो इजकल टू और फार्मूला राइटिंग करेंगे, और फार्मूला से वो पूरा डाटा निकाल के इसमें सामने रख देगा जिस सेल में लिखेंगे। देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शन, साइन कॉस टैन स्क्वायर रूट, कई तरह के फंक्शंस हैं। स्टैटिकल फंक्शन जैसे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, जैसे सम, जैसे मैक्स, जैसे मिन, इस तरह के बहुत तरह की चीज़ें। सम इफ़, अगर ऐसा हो तो जोड़ो। उसी प्रकार से हमारे पास डेट टाइप के डाटा के लिए है। कई तरह के एडवांस मैथमेटिक्स के डाटा सब्जी है, जो बना बनाया फार्मूला है, उसका यूज़ करके हम फार्मूला की राइटिंग करके कैलकुलेशन करते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले हम छोटा सा ये सब चीज़ का एग्जाम्पल डिस्प्ले कर देते हैं, दिखा देते हैं, जो कि आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्सेल में कैलकुलेशन करना कितना आसान है और कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं ग्रुप ऑफ डेटा पर। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हम यहाँ पे एक्सेल का एक शीट खोले हुए हैं, थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, व्यू बड़ा कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर एक फार्मूला लिख रहे हैं, हमने क्या लिखा, पहला लेटर लिखा इजकल टू, सेकेंड लिखा 5 + 7। कीबोर्ड का हम इंटर की नहीं दबाएं, मीन्स वह दिखाई पड़ रहा है जो हमने टाइप किया हुआ है। जैसे ही हम इंटर की दबा रहे हैं तो उसका रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है, मीन्स 12 आ रहा है। वहाँ पर 12 नहीं लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है 5 + 7। अगर हम वहाँ पर कर्सर को ले जाएं और गौर करें, इस जगह पर यह दिखाई पड़ रहा है +5 + 7। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 अपीयर हो रहा है, लेकिन यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 5 लिखें, 4 लिखें, यहाँ पर 7 लिखें, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर दोनों का रिजल्ट आ जाए,
तो हम क्या लिख रहे हैं, इजकल टू A1, 4 लिखा हुआ है A1 में, प्लस B1, A1 और B1 में जो डाटा लिखा हुआ है उसको जोड़ के दिखाओ, तो वो दिखाई पड़ रहा है 11। यहाँ पर A4 में जो 11 दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर 11 नहीं लिखा हुआ है, फार्मूला लिखा हुआ है, इजकल टू A1 प्लस B7। अगर हम A4 में फिर से 4 को काट के अगर हम 10 कर दिया, 10 कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 17, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली फार्मूला लिखा हुआ है कि A1 में जो डेटा है B1 में जो डेटा है उसको जोड़ के दिखाओ। तो A4 में जो वैल्यू आ रहा है वह वैल्यू आ रहा है A1 और B1 के डाटा को जोड़कर। यहाँ पर जो 17 एपियर है वह 17 नहीं है, फार्मूला लिखा हुआ है, रिजल्ट दिखाई पड़ता है। यह एक फंडामेंटल चीज़ है। इतना चीज़ समझ में आ गया है तो आराम से आप मैथमेटिकल फार्मूला इस्तेमाल करके कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं उस बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करते हुए। जैसे हम एक चीज़ लिख रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग देखिए, कोई आदमी पढ़ के बताएगा क्या लिखा हुआ है। equal to 22 divided by 7 multiplied by 5 multiplied by 5. ठीक है, इक्वल टू 22/7 का मतलब क्या है, राइट, वेरी वेरी गुड, पाई का वैल्यू 22/7 होता है और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 × 5 पे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 5 को 5 से गुना करो, यानी 5 स्क्वायर करो, 5 स्क्वायर, पाई 5 स्क्वायर। आपको पता है पाई आर स्क्वायर का क्या होता है मीनिंग? पाई आर स्क्वायर एक फार्मूला होता है, एरिया है सर। हाँ ठीक बोल रहे थे, फिर से बोलिए। एरिया ऑफ सर्किल, राइट। किसी एरिया का आपको सर्किल का निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। अगर आर रेडियस, अब पाई तो कांस्टेंट है, पाई है 22/7 और राइट, और हम मान लीजिए किसी का रेडियस 5 है तो 5 × 5 उसको पहले गुना कर लो और फिर गुना कर दो 22/7 को पाई से, जो वैल्यू आएगा वह 78.57। ये एक वैल्यू दिखाई पड़ रहा है, वह पाई 5 स्क्वायर का वैल्यू दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास कि कैसे एक सर्किल जिसका रेडियस अगर 5 है, 5 हमने यूनिट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, कोई यूनिट है, उसी यूनिट के हिसाब से रिजल्ट भी आ रहा है, तो वो 78.57 रिजल्ट आ रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से हम लोग लिखते हैं। देखिए जैसे हम क्या लिख रहे हैं, हमने A1 में लिखा एक टेक्स्ट, इंटर रेडियस ऑफ ए सर्किल, और यहाँ पर हम लिखते हैं 5। और यहाँ पर हम लिखते हैं फार्मूला। ध्यान से देखिए हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं पाई का वैल्यू और एस्ट्रिक करके B
1 मल्टीप्लाई बाई B1। हम यहाँ पर रेडियस लिखेंगे सर्किल का, और यहाँ लिखा हुआ है फार्मूला का रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर जो भी हम सर्किल का रेट देंगे यह रिजल्ट यहाँ दिखाई पड़ेगा। हमारी सर्किल मान लीजिए 12 है, तो इसका रेडियस ये हो जाएगा, इसका एरिया ये हो जाएगा। अगर हम किसी का रेडियस लिखते हैं कि हमको 11 है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। मीन्स हम यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला लिख के हमने क्या किया, एक छोटा सा एक्सेल में, जो कभी कभी लैब में आप काम करेंगे तो अक्सरा होगा कि इतना डालना है, इतना डालना है, ये करना है, तो आप आराम से लैपटॉप खोल के आप वैल्यू छोटा छोटा प्रोग्राम बना के रखेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। डाटा डालेंगे, वैल्यू दिखाई पड़ेगा, डाटा डालेंगे, वैल्यू दिखाई पड़ेगा। फार्मूला तो बहुत सिंप्लीफाइड फार्मूला से हम एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल करना है तो हम लोग कह सकते हैं इंटर सर्किल इन CM, और यहाँ लिख देंगे हम स्क्वायर CM। यूनिट लिख दिया हमने यहाँ पर कि यहाँ पर सेंटीमीटर में डालिए, उसका स्क्वायर सेंटीमीटर रिजल्ट आएगा। ये इस प्रकार से फार्मूला बना के हम बड़े अच्छे ढंग से इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं सेल वेस्ट। सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? कुछ पूछना? ये बहुत सिंपली वेरी सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म है सबको समझने के लिए। आप इस प्रकार से आप केमिस्ट्री का आप काम कर रहे हैं, बहुत तरह का वॉल्यूमेट्रिक काम होता है। आप सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, आपको 1m बनाना है, 1/10m बनाना है, कांस्टेंट में क्या है, कितना आप सॉल्यूशन डालेंगे, कितना आपको केमिकल डालेंगे, इस तरह के बहुत ही फार्मूला यूज होगा जब आप रिसर्च में लेबोरेटरी में काम करेंगे। वहाँ पर अक्सर ये सब छोटा छोटा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम क्या डालें नहीं डालें। आप अगर हमेशा लैपटॉप रखे हुए खोलिए तो डाल दीजिए फार्मूला और फटाफट आप काम कर सकते हैं। ये छोटा छोटा टिप्स है, लेबोरेटरी में काम आता है, कैलकुलेशन में काम आता है। अब इतना सीखने के बाद आइए थोड़ा सा और एक दो एडवांस चीज़ सीख लें हम लोग। ये कुछ फंक्शंस है जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है हमारे रिसर्च में। जैसे हमने बताया जितने तरह के फंक्शंस हैं उसको ग्रुपिंग किया गया है। जैसे मैथमेटिकल फंक्शंस, जैसे एक SQRT हमने सीखा, उसी प्रकार से साइन, कॉस, टैन का वैल्यू आप डालेंगे, उसका वैल्यू दिखाई पड़ जाएगा। स्टैटिकल फंक्शंस हैं, बहुत सारे हैं, थोड़ा नहीं है, बहुत हैं। जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होता है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सम, स्टैंडर्ड डेविएशन, STDV, एवरेज, उसके बाद मिन, फिर मैक्स। ये जो सम है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, इसके पैरेंथेसिस में रेंज ऑफ डेटा डालते हैं। हमने बताया कि सम एक सेल का नहीं निकालते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स का निकालते हैं। तो सम के भीतर अगर आप ग्रुप ऑफ डाटा का सम निकालना है तो आप सम के भीतर उसका रेंज लिखेंगे। उसी प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, एवरेज। यह जितने भी स्टैटिकल फंक्शन है उसमें एक डाटा नहीं, ग्रुप ऑफ डाटा डाला जाता है, उसका रेंज दिखा जाता है, रेंज से सब काम करते हैं। अभी हम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से डिस्प्ले करते हैं, या कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, खास करके उनको जो एक्सेल में खूब नहीं काम करते हैं। छोटा इसको रेंज को स्टैटिकल फंक्शन से कैसे इस्तेमाल करते हैं वो पहले देख लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं।
हमने कुछ डेटा लिखा है 10, 23, 14, 12, 67, 98, 79। 10 लिखा हुआ है B5 में और 79 लिखा हुआ है B11 में। हमको इसका सम निकालना है, जोड़ निकालना है, या इसमें मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है। तो हम फार्मूला निकाल के फार्मूला के आधार पर हम लिखेंगे। हमने कहा कि जब कभी भी रेंज लिखते हैं तो रेंज का पहला डाटा और लास्ट डाटा के बीच में कोलोन देते हैं, 2 बूंदा वाला जो सिंबल है वो देते हैं। जैसे हमने बताया सम निकला है, फार्मूला सम से हमको इसको जोड़ के पता करना है कि कितना यह वैल्यू है। तो हम बड़े आसानी से लिखेंगे फार्मूला। B12 में हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू SUM फंक्शन का नाम, ब्रैकेट और रेंज, पहला डाटा है B5 में और अंतिम डाटा कहाँ है B11 में। हमने एक फॉर्मूला लिखा कि इस रेंज के डाटा को तुम पूरा इसका सम बता दो। ये सम बता दिया 303। इस डाटा जो है जितना, ये डाटा का सम यहाँ पर है। एक और छोटा सा टिप है, आप लोग जानते भी होंगे, एक्सेल इस्तेमाल करते होंगे। समेशन का एक प्री बटन बना हुआ है। समेशन का अगर आप स्क्रीन पर गौर करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला एक सम का दिखाई पड़ रहा है। इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग फंडामेंटल चीज़ सीख रहे हैं। इसका शॉर्टकट जो है सो बहुत कन्फ्यूजन पैदा करेगा आप लोग को, इसलिए बेसिक चीज़ समझने के बाद तब आप शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पर जहाँ 303 लिखा हुआ है और 303 ने लिखा हुआ है, फार्मूला लिखा हुआ है इक्वल टू सम और रेंज का नाम। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि इसका जो डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक यूनिट होता है जिसमें हम ग्रुप ऑफ डाटा के सम से डेविएट किया हुआ डाटा कितना है। सम जो है 300, एवरेज से डेविएशन किया हुआ है। एवरेज आप सभी समझते हैं, एवरेज लिखते हैं हम यहाँ पर। एवरेज को हम लोग अभी और ध्यान से देखेंगे। एवरेज वैल्यू क्या आ गया, औसत 43.2। ध्यान देना है, टोटल इतना है, ये यहाँ पर लिख देते हैं 6 किलोमीटर के लिए टोटल, और ये एवरेज, ये औसत वैल्यू ये है। यहाँ पर हमने लिखा है फार्मूला AVERAGE ब्रैकेट में रेंज का नाम, और यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल टू सम और सम के रेंज का नाम। वो रेंज के डाटा को यहाँ सिंबल करता है। यहाँ पर यह रेंज का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, पहला है B5 और अंतिम है B11। हमारे पास जो जब कोई फार्मूला स्टैटिकल फार्मूला लिखते हैं तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, रेंज का नाम कैसे लिखते हैं वो ध्यान से देखिए। कोई भी रेंज का नाम लिखना हो तो पहला और अंतिम बीच में कोलोन, और स्टैटिकल फार्मूला जितने हैं वो सब यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया, हेलो, हाँ हाँ, क्या चीज़ें लेके आए हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं आप, कौन काम कंपनी है ये, यूबी। आप मिथिला यूनिवर्सिटी में बात करना चाह रहे थे ना। हाँ, तो DO ऑफिस है यूनिवर्सिटी में, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पीछे, वहाँ चले जाइए। और वहाँ पर हम रिटायर कर गए हैं, तो वहाँ दूसरे DO साहब होंगे, उनसे बात कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन विभाग के पीछे में DO ऑफिस है, डेवलपमेंट सेक्शन है, वहीं चले जाइए। ठीक है। अगर आप कोई फार्मूला राइटिंग करने में गलती करते हैं, जैसे यहाँ पर हम स्पेलिंग गलती कर दिया, तो क्या होगा, तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक एरर मैसेज आता है। जब किसी भी सेल में हैश और कुछ लिखा हुआ हो तो आप समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी एरर मैसेज है। एरर का मैसेज कई तरह के नेम, वैल्यू, इस तरह का मैसेज आएगा जो सिंबल करता है
कि आप जो है सो कोई नंबर में या कैरेक्टर में कहीं गलती किए हुए हैं। नेम में कैरेक्टर आप गलत लिखे हुए हैं, वैल्यू हो तो वैल्यू की जगह पर कुछ और लिख दिए हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं के लिख रहे हैं, यहाँ पर AL लिख रहे हैं, यहाँ पर सूरज लिख रहे हैं, और इसको कहते हैं तुम सम करो, इजिकल टू सम D5 कोलोन D7। तो ये वैल्यू 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये सब टेक्स्ट मैटर है, और यह टेक्स्ट मैटर का 0 वैल्यू आना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर इसको नंबर में बदल दें अगर, तो यह फिर उस हिसाब से बदल सकता है। हम यहाँ फार्मूला में कोई गलती लिखते हैं तो एरर मैसेज आएगा, टेक्स्ट में ये सब चीज़ गड़बड़ आएगा। तो जब कभी भी आपको हैश और सर्टेन कुछ वर्ड लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे कुछ हमको एरर राइटिंग में हुआ है, कैलकुलेशन में ऐसा हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, रेंज हम सिर्फ कॉलम में ही नहीं, अगर टेबुलर फॉर्म में कोई हो, मान लीजिए कि सीखने के लिए कोई नंबर हम लिख रहे हैं, ये एक रेंज है। ये पूरे ग्रुप ऑफ डाटा का हमको सम यहाँ पर लिखना है। जहाँ पर हमको रिजल्ट चाहिए वहाँ पर सेल पॉइंटर ले गए और वहाँ पर लिखेंगे फंक्शन का नाम और रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा यहाँ पर क्या है? पहला सेल है B5 में और अंतिम सेल है B10 में। पहला सेल कहाँ है? यह है B5 में और अंतिम सेल है D10 में। तो यहाँ लिखेंगे B5 कोलोन D10। क्लियर हो रहा है? कोई आदमी यस नो बोल दें सिर्फ। यस सर, यस सर, यस सर। ओके। यस सर, यस। तो जब कभी आप स्टैटिकल फार्मूला लिखते हैं तो आप लिखेंगे इक्वल टू फार्मूला, रेंज का नाम लिखेंगे, और रेंज का पहला जो होता है वो पहला एड्रेस किसी भी अगर रेक्टेंगुलर एरिया में प्रायः होता है तो उसका एक्सट्रीम लेफ्ट अप वाला और एक्सट्रीम राइट डाउन वाला जो वैल्यू होता है वह रेंज कहलाता है। इसमें चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो एक बड़ा ही सिंपल सा मैक्सिमम फंक्शन है जो इक्वल टू MAX और ब्रैकेट में वही रेंज लिखेंगे B5 कोलोन D10। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू इस रेंज में यह है। उसी प्रकार से हम चाहते हैं किसी का मिनिमम वैल्यू भी पता चले, इस डेट का मिनिमम वैल्यू क्या है, वही हो जाएगा B5 कोलोन D10। या पूरे रेंज में इसका सम क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, यह आपको आइडिया हो गया हुआ। यहाँ पर जो है कोई भी चेंज करेंगे, जैसे हम यहाँ पर 2 कर देते हैं तो गौर करें कई जगह डाटा बदल गया। मिनिमम वाले वैल्यू में हम यहाँ पर लिख देते हैं, या टोटल को सिंबल कर रहा है या मैक्सिमम को शो कर रहा है या मिनिमम को शो कर रहा है। और इसमें हम कोई भी वैल्यू को अगर हम चेंज करेंगे तो अपने आप मिनिमम मैक्सिमम रेंज का बताया जा रहा है। आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक छोटा सा और चीज़ हम लोग देख लें जो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन समझने के लिए पहले एक छोटा सा चीज़ समझ लेते हैं। हम कुछ डेटा लिख रहे हैं, गौर से देखिए आप लोग। 5 लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं, नहीं 5 नहीं, 50, ठीक है।
3 सेट का डाटा है। ये डाटा हमने एक ख़ास नियम से लिखा है, वो नियम अभी नहीं बता रहे हैं। हेलो सर, सर ये कैरेक्टर को बीच में कैसे कर गया? हाँ बता रहे हैं, हमको पता था कि क्वेश्चन आने वाला है। हेलो, बता रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, 1 मिनट। यहाँ पर डाटा लिखने के समय में रिकॉग्नाइज कर लेता है एक्सेल की कैरेक्टर है कि नंबर है, राइट। नंबर है तो राइट अलाइनमेंट, कैरेक्टर है तो लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट करता है। लेकिन हम फोर्सफुली, ज़बरदस्ती, जैसे चाहें वैसे हम अरेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर फोर्सफुली सबको सेंटर में अलाइनमेंट किया हुआ है। उसके लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं डाटा को, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, माउस से कर सकते हैं। जब सेलेक्ट करते हैं तो वो उसका रंग बदल जाता है, और ऊपर सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, कई तरह का अलाइनमेंट मैकेनिज़्म है जो डाटा को अच्छे से डिस्प्ले करे। अगर हम चाहते हैं सबको लेफ़्ट कर दें, सब लेफ़्ट अलाइंड हो गया, सबको राइट अलाइनमेंट कर दिए, सबको मिडिल कर दिए, तो यह फोर्सफुली कर रहे हैं। जो वह एक्सेल किया तो किया, हम चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए अपने मन मुताबिक हम अरेंजमेंट करें, तो सेलेक्ट करके आप डेटा को लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। यही नहीं, इसमें एक और चीज़ है, सेल के भीतर ऊपर या नीचे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दें, यह जो टाइटल है, इस टाइटल को हम चाहते हैं कि टॉप में जाए, मिडिल में आए, राइट में आए, अपर लोअर भी कर सकते हैं। तो यह हमारे पास एक्सेल में प्रोविज़न है कि आप डाटा को लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, टॉप बॉटम और मिडिल भी कर सकते हैं। तो यह हम लोग एडवांस तरीके से टेबुलर फॉर्म बनाते हैं, तो तरह तरह के सेटिंग करते हैं, जैसे बॉर्डर करना हो, कलर करना हो, सब कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3-4 सेट ऑफ 3 सेट ऑफ डाटा है, राइट। ये 3 सेट डाटा है, और हमको यहाँ पर सबका एवरेज निकाल रहे हैं। हम निकाल रहे हैं एवरेज इक्वल टू AVERAGE एवरेज, और इस सेल का एड्रेस C6:C11, इसका एवरेज है, कहीं गड़बड़ है, 20 अच्छा 1। यहाँ भी हम लिख रहे हैं D6:D11, यहाँ भी लिख रहे हैं एवरेज। आप बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीख रहे हैं, गौर से आप लोग देखिए। स्टैटिस्टिक्स का बहुत फंडामेंटल चीज़ आप सीखने जा रहे हैं। ग्रीन में जो 10-10-10 आ रहा है वो क्या सिंबल कर रहा है? एक कोई बच्चे अपना माइक ऑन कर ले, हम डिस्कशन करेंगे। हाँ ठीक है, रिजल्ट बता रहा है एवरेज। हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा, वहाँ पर जो राइटिंग कर रहा है ग्रीन में, वहाँ 10-10-10 रिजल्ट आ रहा है, राइट? बोलिए यस यस। वह 10-10-10 में अपीयर हो रहा है, डाटा डिस्प्ले हो रहा है, उसके भीतर लिखा हुआ क्या है?
10 तो दिखा एवरेज है। है सर, सीरियल नंबर 1 को सेट है सेट। सीरियल नंबर 1 सेलेक्ट से नहीं, यहाँ पर जो पैरामीटर को उसने एवरेज दिया। नहीं, हम जो कहना चाह रहे हैं शायद हम ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं। यहाँ पर जो 10 दिखाई पड़ रहा है C12 में जो 10 दिखाई पड़ रहा है, ये चीज़ जो मेरे यहाँ पर माउस कर्सर रखा हुआ है, वहाँ पर 10 डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ क्या है? वहाँ पर इज इक्वल टू राइट, C6 to C11, C6 colon C11। वहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, वो फार्मूला लिखा हुआ है इजकल टू एवरेज और पैरेंथेसिस में C6 से C11, राइट। हम जाकर देख लें क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा ABC टोटल ऐड करके 60 आ रहा है। C6 एवरेज क्या लिखा हुआ है? ABC टोटल ऐड करके 60 आ रहा है, इसीलिए इसका एवरेज नहीं colon C11। नहीं, लिखा हुआ है C6:C11 एवरेज पैरेंथेसिस में C6:C11। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है C के 12 में। यहाँ पर जहाँ भी मेरा माउस का कर्सर दिखाई पड़ रहा है, जो 10 है, C12 जहाँ पर हम रखे हुए हैं, जहाँ 10 दिखाई पड़ रहा है, इसको वजह से हम कलर चेंज करते हैं। अभी जहाँ येलो है, येलो में जो 10 दिखाई पड़ रहा है, वहाँ 10 नहीं लिखा हुआ है, वहाँ फार्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ फार्मूला? इज इक्वल टू एवरेज पैरेंथेसिस ब्रैकेट में C6:611 और वो उसका एवरेज वैल्यू यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 10। एवरेज कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ देते हैं और उतना से भाग देते हैं जितना नंबर है। जैसे यहाँ पर एक्चुअली जोड़ा गया होगा 5, 15, 12, 8, 19, 1, 50 आ रहा है। हाँ 50 आ रहा है, ठीक है। और 50 आ रहा होगा 10, 20, नहीं 60 आ रहा, राइट। हाँ 60 को 6 से भाग दोगी तो कितना वैल्यू आएगा? 10 आएगा। सम लिखते अगर हम सम लिखते तो जोड़ के 60 आता। हम सम नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं? एवरेज लिखे हैं। यहाँ पर यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है एवरेज, लिखा हुआ है एवरेज, सम नहीं लिखा हुआ है, राइट। अगर हम यहाँ पर सम लिखते, अगर जैसे कि हम यहाँ पर नीचे कर रहे हैं, सम लिखते इज इक्वल टू सम चलिए गलती आ रहा है C11 यहाँ पर हमने लिखा है कि इसे सम करो, इस ग्रुप ऑफ डाटा को, इस ग्रुप ऑफ डाटा को, तो यह ग्रुप ऑफ डाटा जो है उसका सम करके 60 आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है सम नहीं, लिखा हुआ है एवरेज, औसत, है ना। औसत में क्या करते हैं? जितना जोड़ लेते हैं और उसके बाद जितना संख्या उसको से भाग देते हैं। 6 संख्या यहाँ पर 6 से भाग दिए जोड़ के, तो 60 को अगर 6 से भाग देंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पर जो 10 आ रहा है वह औसत वैल्यू आ रहा है। किसका औसत आ रहा है? इस रेंज के डाटा को, है ना। किसी भी रेंज ऑफ डाटा को औसत निकालना हो तो कैसे करते हैं? पहले जोड़ के उतना संख्या से भाग देते हैं। एक्सेल में कौन सम करे कौन भाग दे, सीधे एक लिखा फंक्शन इज इक्वल टू एवरेज और रेंज का नाम लिख दिया। उस रेंज में जितना डाटा हो को जोड़ देगा, उतना से भाग देगा और एवरेज वैल्यू दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। सेट बी में क्या है? सेट में बी में 10 10 10 10 10 है और उसका एवरेज वैल्यू कितना आ रहा है? उसका भी 10 ही आ रहा है। सेट सी में वैल्यू भी जो अलग डाटा है 9, 11, 10, 11 ये सब, उसका भी एवरेज वैल्यू क्या आ रहा है? 10 ही आ रहा है। अब ऐसा गौर से देखें, बहुत स्टैटिस्टिक्स का बहुत फंडामेंटल चीज़ आप लोग को बता रहे हैं। जब कभी भी किसी भी ग्रुप ऑफ डाटा का अगर आप सम लिखते हैं
तो वो सम के बाद एवरेज लिखते हैं। तो वह एवरेज जो है यह डिनोट नहीं करता है कि आप जिस ग्रुप ऑफ डाटा का वो एवरेज निकाले हैं वह ग्रुप ऑफ डाटा यूनिफॉर्म है या वेरिएशन है, कम वेरिएशन है या ज़्यादा वेरिएशन है। जैसे सेट बी में जो डाटा है 10 10 10 उसमें वेरिएशन एकदम नहीं है, सब में 10 10 10 है। सेट सी में जो डाटा है उसका वेरिएशन एक का है, 9 है, 11 है, 10 है, 10 है, 11, 9 है, 10 के बहुत नज़दीक है। लेकिन सेट ए में जो डाटा है वह 10 से बहुत भागा हुआ 5 भी है, कम भी है, 10 से बहुत बड़ा हुआ 15 भी है, 10 से बहुत कम होके 1 भी आया हुआ है, 19 भी आया हुआ है। मीन्स वहाँ के सेट ए में जो डेटा है उसमें वह सम से डाटा सब बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है। एक एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए किसी क्लास में आप एक लड़कों का क्लास है, एक लड़की का क्लास है। आप कहते हैं कि जैसा लड़कों का एवरेज हाइट क्या है, क्लास ए में जो लड़के सो हैं उसका एवरेज हाइट क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप एक कॉपी में सब लड़के का हाइट नापेंगे। बताओ तुम्हारा कितना है, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 7 इंच, 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 10 इंच, 6 फीट 1 लिखेंगे। उसके बाद एवरेज करेंगे, क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और उसके बाद एवरेज निकालेंगे। और इस क्लास में लड़कों का हाइट जो है सो 5 फीट 6 इंच एवरेज है। उसी प्रकार से लड़की के ग्रुप में निकालेंगे, सबको नापेंगे तो 5 5 1 आएगा, 5 2 आएगा, 5 4 आएगा, 5 1 उसे निकालेंगे तो कहेंगे एवरेज वैल्यू यहाँ 5.3 5 फीट 3 इंच है, एवरेज निकालते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए लड़कों में सब लड़का अगर फिर एक जैसा है, 5.6 सब है, सबका एवरेज फिक्स्ड है, और दूसरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को निकालने का कोशिश किया अगर, तो उसमें कोई नाटा भी है, कोई लंबा भी है, सब तरह का एवरेज वही आ रहा है। तो जब कभी डाटा का इंटरप्रिटेशन हम करते हैं एवरेज वैल्यू निकाल के, तो उसे पता नहीं चलता है कि जिसका हम एवरेज निकाल रहे हैं वह एवरेज के भीतर फ्लक्चुएशन कितना है, डेविएशन कितना है। ग्रुप सेट बी जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं उसमें कोई डेविएशन नहीं है, 10 है तो 10 10 10 आ रहा है। सेट ए का जो डाटा है उसमें डेविएशन बहुत है, 1 भी है, 19 भी है, 8 भी है, और सेट सी में है वह 10 के बिल्कुल करीब करीब है। तो जब कभी भी आप एवरेज निकालते हैं तो उसके समय में एक डाटा और लिखा जाता है, वह डाटा कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सम वर्ड समझ में आ गया, जोड़, एवरेज समझ में आ गया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सीख लीजिए, जब कभी भी आप कहीं भी कोई रिजल्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं जहाँ एवरेज निकालना होता है तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन देना ज़रूरी होता है। एवरेज के बगल में प्लस माइनस लिख के देना पड़ता है। प्लस माइनस ये बताता है कि आप कितना डेविएशन है जिस डाटा का ये एवरेज निकाला गया है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। एक्सेल में जैसे एवरेज, सम, मीन मैक्स है, उसी यहाँ पर है इजकल टू STDEV और रेंज बता देना है कि C6:C11। सेट ए का स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू कितना आया, कोई पढ़ के बता दे। तीनों का एवरेज वैल्यू 10 ही 10 10 है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वह पहला सेट का कितना आया 6.63, दूसरे सेट का आया 0 और तीसरे का आ गया 0.89।
क्लियर नहीं हो रहा है? सर ये क्या होता था स्टैंडर्ड डेविएशन? हैं? किसको सर रिप्रेजेंट करता है? हमने बताया। स्टैंडर्ड डेविएशन सर किसको रिप्रेजेंट? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने अभी बताया कि जब कभी भी हम एवरेज निकालते हैं, जिस डाटा का एवरेज निकालते हैं, वह डाटा अगर एक तरह का रहेगा, 10 10 10 10 10 ही है इस एग्जाम्पल में, तो उसमें कोई एवरेज के वैल्यू से डेविएशन नहीं है। 10 जो एवरेज है वही सब साथ साथ में है। सेट अगर सी में देखोगे अगर, तो उसमें डेविएशन जो है 10 के आसपास है, कोई 9 है, कोई 11 है, 10 है, 10 है, लेकिन एवरेज वैल्यू 10 है। तीनों सेट का डेविएशन एवरेज 10 ही है, लेकिन अमॉन्ग द डाटा डेविएशन बहुत है। सेट बी में इतना ही है, कोई डेविएशन नहीं है, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 आ गया। सेट सी में जो डेविएशन है वो कम है, वो 1 से कम आ रहा है, 0.89 आया है। और सेट ए में बहुत डेविएशन में 1 है, 19 है, 8 है, 12 है, तो वहाँ वैल्यू 6.63 आ गया। जहाँ 6.63 है वो बहुत ज़्यादा डेविएशन है। सेट बी में 0 है, नो डेविएशन है, और सेट सी में बहुत कम डेविएशन है, 0.89 है, 1 से भी कम है। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर समझाते हैं दिक्कत है तो। यस सर। जब कभी भी हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो वो एवरेज वैल्यू क्या सिंबल करता है? ग्रुप ऑफ डाटा को जोड़ के नंबर से भागने से एक वैल्यू दिखाई पड़ता है। वह एक वैल्यू इससे नहीं पता चलता है कि जिसका एवरेज निकाला गया है वह डाटा फ्लक्चुएट कर रहा है कि सब एक जैसा है। अगर सब एक जैसा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 या उसके आसपास आएगा। अगर उसका डेविएशन बहुत है तो वो वैल्यू उसका ज़्यादा आएगा। अच्छा, एक एग्जांपल देते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा। राहुल द्रविड़ है, क्रिकेट खेलता है, ठीक है। उसको अगर आप लास्ट 20 गेम का उसका डेटा को ले लीजिए, तो देखिएगा क्या कि हमेशा वो 50 के आसपास आया हुआ है। अगर कोई और दूसरा ले लीजिए क्रिकेटियर्स को, वह कभी 100 मार दिया, कभी 10 में आउट हो गया, कभी 2 में आउट हो गया, 100 बना गया, तो आप गौर करेंगे कि जिसका एक फिक्स डाटा के आसपास रहता है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बिल्कुल मिनिमम होगा, और जिसका बहुत फ्लक्चुएशन होगा, कोई 0 है, कभी 100 है, कभी 10 है, कभी 50 है, कभी 110 हो गया, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा होगा। तो एवरेज वैल्यू निकालते हैं, सबको जोड़ के भाग के हम निकालते हैं, इसका एवरेज वैल्यू ये है, इतना मारता है, उससे नहीं पता चलता है उसका डेविएशन क्या है। उस गेम में वह कभी 0 पर भी आउट हो जाता है, 100 पर भी आउट हो जाता है, और 0 में बहुत आउट हुआ, 100 में 1 आउट हुआ, और फिर 100 बहुत खेला और 1-2 बार 0 में आउट हुआ, तो उसके हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन से उसके एवरेज को रियलिस्टिक पिक्चर आता है। कभी भी आप अगर रिसर्च कर रहे हैं। सर ये हाँ बताइए। आवाज़ क्लियर नहीं है, फिर से बताइए। हाँ विकास, सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? आते तो कैसे करेंगे? जैसे एवरेज के लिए तो सबको ऐड कर देते हैं, फिर जितना होता है उतना से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल नहीं है। वो हमारे पास डेविएशन के वो सम निकालते हैं, इंडिविजुअल के सम स्क्वायर निकालते हैं, उसको घटाते हैं, और करते करते सबको आते हैं। फार्मूला कम्प्लेक्स फार्मूला है। हाँ, तो वो निकाल करेंगे। लेकिन हम एक्सेल से, जो मेरा एक्सपर्ट है, ये मेरे मैनेजर साहब हैं, कहता है सर आप काहे याद कीजिएगा फार्मूला, काहे कैलकुलेट कीजिएगा, हमको दीजिए ना, निकाल देते हैं। तो हम तो दिया = STDV या रेंज बता दिया, निकाल दिया, वो हमको नहीं करना पड़ा। लेकिन डेविएशन का फार्मूला है, फार्मूला हम बता देंगे कैसे निकाला जाता है, एग्जाम्पल के साथ बता देंगे। अगर एक्सेल नहीं है आपके पास, कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, तो कॉपी में आप कैसे निकालेंगे।
ऐसी तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। जब आप देखेंगे एनोवा, जब देखेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो बहुत कम्प्लेक्स है, मैनुअल करने में महीना भर लग जाएगा आपको कैलकुलेशन करने के लिए। और एक्सेल आपका जो असिस्टेंट है, दीजिए फट से आप इंटर कीजिए, डाटा आ जाता है। तो हमको फार्मूला का फंडामेंटल चीज़ जान जाए अच्छी बात है, लेकिन हम लोग पर्पस जाने, और एक्सेल में ऐसे फार्मूला बना के हम उस फटाफट काम करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। मीन्स देयर इज ए फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैनुअली। मैनुअल करने का फार्मूला हम लोग देखेंगे, जो अब जब क्लास लेंगे उसके बाद तो बता देंगे। बस आज इतनी रहने देते हैं। हम लोग का कुछ बेसिक चीज़ हम लोग सीखा है। इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा इसका एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन का। हाँ, गुड बताइए। जैसे कि एक व्यक्ति को बोला गया है कि तालाब उसको पार करना, हाँ। नदी पार करनी, उसको बोला गया कि इसकी एवरेज गहराई करीब 5 फीट है, और उसने देखा कि उसके हाइट करीब 5.5 फीट थी, तो वो सोचा कि मैं इसको पार कर जाऊँ। तो वो आदमी उसको पार करने गया, लेकिन वो बीच में डूब गया। उसको बताया गया कि एवरेज जो डेप्थ है उस रिवर का वो सिर्फ 5 फीट। वो सोचा हम तो इससे ऊंचा है तो पार कर जाएंगे, लेकिन एक्चुअली वो डूब गया, इसलिए कि उसने एवरेज इज नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। तो ये अगर वो देख के स्टैंडर्ड डेविएशन देख के जाता, हाँ, तो उसके बचने की संभावना ज़्यादा रहती। राइट। वही नदी में पार करना, कुछ नाटा रहा होगा, एवरेज हाइट से नीचे रहा होगा, वो डूब गया, और जो एवरेज हाइट से ऊँचा निकल गया। तो वहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का महत्व दिखाई पड़ता है। जब कभी भी एवरेज निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज़रूर से रखना चाहिए पास में। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला तो बहुत आसान है एक्सेल में, और मैनुअल कैलकुलेशन करने का तरीका हम एक दिन में बता देंगे कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज हम लोगों ने जो बेसिक, हम लोगों ने जो फंडामेंटल चीज़ सीखा है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट कल क्लास में। कल मेरा 11:30 में फिर क्लास है, तो इसके आगे एडवांस चीज़ हम कल बताएंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।